हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 ईपीएस के चैप्टर नंबर 20 को करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 19 तक कर लिया था। चलिए, इसमें जो भी आपका शॉर्ट टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको करेंगे और ये चैप्टर आज ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 20 फाइनेंशियल मैनेजमेंट अर्थात वित्तीय प्रबंधन। देखिए, वित्त किसको कहेंगे? वित्त का मतलब रुपया पैसा। ठीक है, रुपया पैसा को बोलेंगे वित्त। तो किसी भी बिजनेस में अथवा कंपनी में जो वित्त है यानी रुपया पैसा है उसको किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, अर्थात कितना रुपया अस्थायी संपत्ति खरीदने में खर्च करना है, ठीक है, कितना रुपया चालू संपत्ति खरीदने में खर्च करना है, इसका मैनेजमेंट करना वित्तीय प्रबंध कहलाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध क्या है। देखिए, इसके लिए आंसर आपको लिखा हुआ है सी बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 9। इसके लिए आप बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 9 देख सकते हैं और उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में जाकर के देख ली। फिर भी मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा। ठीक है, देखिए आप लोग लिख सकते हैं यहाँ वित्तीय प्रबंध तो किसी व्यवसाय अथवा संस्था में वित्त का मतलब रुपया अथवा पैसा से है। इस प्रकार किसी भी व्यवसाय अथवा संस्था में रुपयों को कितना रुपया अस्थायी संपत्ति खरीदने में, कितना रुपया चालू संपत्ति खरीदने में खर्च किया जाए वित्तीय प्रबंध कहलाता है। ठीक है, किसी बिजनेस अथवा संस्था में कितना रुपया अस्थायी संपत्ति में खरीदने में खर्च किया गया है, कितना रुपया चालू संपत्ति खरीदने में खर्च किया जाए, इसका प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना वित्तीय प्रबंध कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य बताएं। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसके लिए आंसर लिख दिए हैं सी बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 9, यानी कि ये भी आपका बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 9 में इसका आंसर मिल सकता है। ठीक है, अब वहाँ जाकर के देख लीजिए। ठीक, उसका आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में चैप्टर नंबर 9 देखना, उसमें दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भी बता देते हैं। देखिए, वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य ये होता है कि कितना रुपया हमको अस्थायी संपत्ति खरीदने में खर्च करना है, कितना रुपया चालू संपत्ति में खरीदने में खर्च करना है और कितना रुपया उत्पादन करने में खर्च करना है, ठीक है, इत्यादि का जानकारी के लिए। ठीक है, इत्यादि को निश्चित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वित्तीय प्रबंध करते हैं। ठीक, आप एक बार उसको जाकर के देख लें और स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन है व्यावसायिक वित्त के साधन बताएं। व्यावसायिक वित्त मतलब बिजनेस को, किसी भी उद्योग अथवा धंधा को रुपया पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, किस प्रकार साधन क्या है उसका। तो पहला है वित्त के अल्पकालीन साधन। देखिए, वित्त के अल्पकालीन साधन मतलब ये हुआ कि जब कहीं से 12 महीना के लिए कर्ज लेना। ठीक है, अल्पकालीन साधन। दीर्घकालीन साधन तो 12 महीना से अधिक और 5 साल से कम तक कर्ज लेना। ठीक है, ये दीर्घकालीन दीर्घकालीन हो गया आपका 5 साल से अधिक के लिए। ठीक है, मध्यकालीन वित्त में होता है 1 साल से अधिक परंतु 5 साल से कम। ठीक है, तो अल्पकालीन वित्त का समय क्या होता है? जब हम लोग कर्ज 12 महीना के ले लेते हैं 1 साल के अंदर का, अल्पकालीन साधन कहलाता है। जब कर्ज किसी संस्था से कर्ज 1 साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम समय के लिए लेते हैं तो मध्यकालीन वित्त कहलाता है। जब कर्ज 5 साल से अधिक के समय के लिए लेते हैं वो दीर्घकालीन वित्त कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है समतांश तथा पूर्वाधिकार अंश में अंतर। देखिए, ये क्वेश्चन आपको अकाउंट्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो समतांश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर निम्न है। अंतर का आधार समतांश और एक तरफ पूर्वाधिकार अंश। चलिए स्टार्ट करते हैं। संचालकों की नियुक्ति करना। संचालक की नियुक्ति के आधार पर दोनों में अंतर क्या है? तो समतांशधारी को संचालक नियुक्त करने का अधिकार है, यानी इक्विटी शेयर वाले को कंपनी में अगर डायरेक्टर का चुनाव होगा तो इसमें इसका अधिकार है। दूसरा, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को संचालक की नियुक्ति में अधिकार नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को संचालक का नियुक्ति में, डायरेक्टर का चुनाव में अधिकार नहीं होता है चुनाव करने का। अगला है लाभांश की दर के आधार पर अंतर। तो समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, यानी इक्विटी शेयर वाले को लाभांश कितना प्रतिशत दिया जाएगा ये फिक्स नहीं होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। प्रेफरेंस शेयर वाले पर निश्चित होता है 5%, 10%, कितना प्रतिशत डिविडेंड। ठीक है, चलिए अगला है पूंजी की वापसी के आधार पर अंतर। तो कंपनी के समापन पर समता अंशधारियों को पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी वापस करने के बाद पाने का अधिकार है। देखिए, पूंजी वापसी की अगर बात करें तो इक्विटी शेयर वाले को जब कंपनी बंद होगा
तो उस समय पेमेंट मिलेगा, लेकिन पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को पे कर देंगे, तब जो पैसा बचेगा उसमें, ठीक है। जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के समापन पर, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को जब कंपनी बंद कर रहा होता है तब समता अंशधारियों से पहले, मतलब इक्विटी शेयर वाले को पेमेंट करने से पहले पूंजी वापस पाने का अधिकार होता है, ठीक है। तो पूर्वाधिकार अंशधारी को समता अंशधारियों को पेमेंट मिलने से पहले इनको पाने का अधिकार होता है। आगे लाभांश पाने का अधिकार, तो समता अंशधारियों को पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद प्राप्त करने का अधिकार होता है। देखिए इक्विटी शेयर वाले को लाभांश पाने का अधिकार कब होता है, जब प्रेफरेंस शेयर वाले को दे देंगे उसके बाद, ठीक है। जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशों से पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। प्रेफरेंस शेयर वाले को इक्विटी शेयर वाले से पहले डिविडेंड पाने का अधिकार होता है, ठीक, और इक्विटी वाले को बाद में। जोखिम के आधार पर अंतर, तो समता अंशों को खरीदने में जोखिम अधिक होता है। जो व्यक्ति, अगर हम लोग इक्विटी शेयर खरीदेंगे तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट होगा तो ठीक है, लाभ होगा तो सहना पड़ेगा, इस वजह से रिस्क ज़्यादा है। जबकि पूर्वाधिकार अंशों को खरीदने में रिस्क कम है, पूर्वाधिकार अंशों को खरीदने में रिस्क कम है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट में हम लोग 10%, 5% हिस्सा लेते हैं, लाभ भी होगा तो 5%, 10% सहना पड़ता है, इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब, अंश और डिवेंचर, यानी अंश और ऋण पत्र में अंतर। अकाउंट्स का भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अंतर का आधार अंश और ऋण पत्र। स्वामित्व पूंजी, तो अंश पूंजी क्या होता है, स्वामित्व पूंजी होता है, ठीक है, जो हम लोग शेयर, अंश पूंजी शेयर कैपिटल जो है ना, इक्विटी वो आपका कंपनी का कैपिटल होता है, निजी कैपिटल। जबकि ऋण पत्र ऋण का भाग होते हैं। अंश पूंजी स्वामित्व पूंजी होता है, उसका उल्टा ऋण पत्र ऋण का पूंजी होता है। प्रतिफल, प्रतिफल मतलब क्या क्या मिलता है शेयर खरीदने पर, तो अंशों के प्रतिफल के रूप में लाभांश दिया जाता है, जबकि ऋण पत्र के प्रतिफल के रूप में ब्याज दिया जाता है। यानी अगर हम लोग शेयर खरीद रहे हैं तो डिविडेंड मिलेगा, और डिवेंचर खरीद रहे हैं तो ब्याज मिलेगा। अगला है प्रकार, तो समता अंशों के निम्न 2 प्रकार है, यानी इक्विटी शेयर 2 प्रकार का, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अंश 2 प्रकार, शेयर 2 प्रकार का, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। जबकि ऋण पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, ऋण पत्र का अनेक प्रकार, बहुत सारा प्रकार है। कंपनी से संबंध क्या है, तो अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, जो इक्विटी शेयर होता है वो कंपनी का मालिक होता है, जबकि ऋण पत्रधारी कंपनी का कौन होता है, लेनदार, यानी कर्जा देने वाला व्यक्ति। आय की निश्चितता, समता अंशों पर आय की निश्चितता नहीं होती है, यानी इक्विटी शेयर वाले पर कितना प्रतिशत कमाई होगा या कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कमाई होगा, कम होगा लॉस होगा तो कम प्रॉफिट होगा, ठीक है। जबकि ऋण पत्रधारी पर आय की दर निश्चित होती है, यानी अगर हम किसी कंपनी का डिवेंचर खरीद रहे हैं तो उसमें हम 10%, 15% इस तरह से ब्याज मिलेगा, इसमें रेट फिक्स है, इसमें रेट फिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक डिपॉजिट यानी जन निरपेक्ष क्या है। काफ़ी बार एग्जाम में सब क्वेश्चन आ चुका है। तो जिस प्रकार कंपनी जनता में शेयर या डिवेंचर जारी करके पूंजी जमा करती है, जिस प्रकार कंपनी क्या करती है, शेयर बेच करके, डिवेंचर बेच करके जनता से पूंजी जमा करती है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, कंपनी जनता में पब्लिक डिपॉजिट जारी करके, शेयर और डिवेंचर की तरह कंपनी क्या करता है, जनता में पब्लिक डिपॉजिट जारी करके पूंजी जमा करती है। जिस प्रकार कंपनी शेयर बेच करके पैसा जमा करता है, डिवेंचर बेच करके पैसा जमा करता है, उसी तरह से एक कंपनी जो है जनता में पब्लिक डिपॉजिट बेच करके पैसा जमा करती है। पब्लिक डिपॉजिट पर ऊंचे ब्याज दर देकर जनता को आकर्षित किया था, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट में क्या होता है, कंपनी हाई रेट से ज़्यादा से ज़्यादा रेट दे करके इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दे करके कर्ज लेता है कस्टमर से, और अधिक से अधिक राशि जमा करती है। कंपनी जो ना कस्टमर को लालच दे करके ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज का, इस तरह से कंपनी जनता से पैसा इकट्ठा करती है, इसको पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। तो कोई भी सार्वजनिक कंपनी अपनी अस्थायी पूंजी का 33% से ज़्यादा जनता से पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकती। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कोई भी अस्थायी सार्वजनिक कंपनी जो है जनता से कितना प्रतिशत से ज़्यादा पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकती है, 33%, ठीक है। तो कोई भी जो कंपनी है, कोई भी सार्वजनिक अगर कंपनी है तो वो जनता से, ठीक है, 33% से ज़्यादा पब्लिक जितना कंपनी का पूंजी है, अस्थायी पूंजी है, उसका 33% से ज़्यादा जनता से कर्ज नहीं ले सकता पब्लिक डिपॉजिट बेच करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन निक्षेप के लाभों को बताएं। जन निरपेक्ष के लाभ निम्न है। पहला, सार्वजनिक जमाओं के कारण
कंपनी की संपत्तियों पर कोई भार नहीं रखना पड़ता। जन निरपेक्ष का लाभ क्या है? तो सार्वजनिक जमाओं के कारण कंपनी की संपत्तियों पर कोई भार नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरा है, कोई अधिक वैधानिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है। पब्लिक डिपॉजिट इशू करने में, जैसे शेयर और डिबेंचर इशू करने में वैधानिक कार्यवाही की आवश्यकता होती है, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट में नहीं होती है। अगला है, पूंजी लोचदार बनी रहती है। पूंजी लोचदार बनी रहती है पब्लिक डिपॉजिट में, क्योंकि जमाओं का भुगतान आसानी से किया जाता है। जमाओं का भुगतान आसानी से किया जाता है क्योंकि कंपनी का 77% एसेट्स रहता है और मात्र 33% कर्ज रहता है, इस वजह से। अगला, समता पर व्यापार संभव क्यों नहीं? समता पर व्यापार संभव क्योंकि कंपनी सार्वजनिक जमाओं के ब्याज की तुलना में अधिक दर से लाभांश पे करती है। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, नकद साख क्या है? काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो नकद साख बैंकों के द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का ऋण है। नकद साख क्या है? बैंकों के द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का लोन है, जिसमें बैंक ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देता है। जिसमें बैंक क्या करता है? लोन देते समय 10 साल 15 साल इस तरह से निर्धारित कर देता है कि आपको 10 साल के अंदर रिटर्न कर देना। ठीक है। और ऋण लेने वाले संस्था उस अधिकतम सीमा के अंतर बैंक से रुपया निकालता रहता है, और जितनी राशि बैंक से जितना अवधि के लिए निकाला जाता है उस पर ब्याज उतनी ही अवधि का लगता है। देखिए, नकद साख क्या है? बैंक से लोन लेने का एक तरीका है। इसमें क्या करता है? बैंक एक मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर देता है। अब कस्टमर को जब जितना रुपया ज़रूरत पड़ता है उतना रुपया निकालते रहता है, और जो अमाउंट जितना दिन के लिए निकाला उस पर बैंक को ब्याज पे करता है। आगे है, इस प्रकार नकद साख बैंकों के द्वारा दिए जाने वाला ऐसा ऋण है जिसमें जितनी राशि जितनी अवधि के लिए निकाला जाता है उसी पर ब्याज लगता है। इस प्रकार नकद साख क्या हुआ? बैंक से या बैंक के द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर्ज है, जिसमें कस्टमर जितनी राशि जितना समय के लिए निकालता है उस पर उसको ब्याज पे करना पड़ता है। तो यहीं तक ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और जो भी आपका VBI क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।